हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सिटी सीरीज के 11वें एपिसोड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पास, मतलब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एनसीटी के लिए, सीयूटी के लिए, मतलब यूजी के सारे कोर्सेज देखेंगे। फीस कितनी लगती है, साथ ही साथ हॉस्टल की फ़ी कितनी है, सीट्स कितने हैं, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें देखेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी रहती है, हॉस्टल में आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है, और कितने सारे हॉस्टल हैं वो सब कुछ भी देखेंगे। माहौल कैसा रहता है, सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पर जो है रामलीला हो रहा है, रामलीला का जो है ये सीन दिख रहा है। तो ये इनका जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। सर्च करोगे आपको दिख जाएगा और इसके बाद जो है ये जो है ऐसा जो है इंटरफेस इनका दिखेगा। ये बदलता रहता है। ये महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, महेंद्रगढ़ जगह का नाम है हरियाणा में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को जो है वो शेयर भी करते रहना। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, यूनिवर्सिटी सीरीज मज़ा आ रहा है, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना और लाइक तो करना ही, ठीक है। कमेंट में भी आप बताना कैसा लगा वीडियो और मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखो ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं और इनका जो है ये देखो कुछ इस तरीके से, हमको लग रहा है ये प्रशासनिक भवन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ऊपर यहाँ पे जो है अपने पीपीटी के ऊपर, और एक एक करके चर्चा हमारी जारी रहेगी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये हमने वही जो प्रशासनिक भवन है शायद, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है कुछ इस तरीके से, तिरंगा यहाँ पर लहरा है, ठीक है, लहरा दो तिरंगा लहरा दो, ये जो है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, NAAC द्वारा यहाँ पर एक्रीडिटेड है, ये जो है A ग्रेड इसको मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिला हुआ है। पहले हमने देखा था कई यूनिवर्सिटीज़ को A++ भी मिला हुआ है, इसको जो है A मिला हुआ है। तो A का मतलब आप समझ सकते हो कि 4 में से 3 के आसपास इनको ग्रेड जो है वो किया गया है। तो ये ठीक ठाक है, मतलब 3 की ग्रेडिंग अच्छी होती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हो बहुत शानदार होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, चाहे वो हरियाणा वाला यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान वाला हो, लगभग फैसिलिटीज़ आपको मोर और लेस देखोगे सब कुछ समान ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्या है कि इनका 10 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन जो है वो समाप्त हो गया है। तो अब जो है आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो 10 तारीख तक। अगर आपने करवाया है तो ठीक है, 1 से शुरू था और 10 तक ये समाप्त हो गया है। हमने कहा था उसी टाइम पे कि किसका किसका ओपन हो गया है, तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि 15+ यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि जो है कि अभी ओपन है, हरियाणा का भी राजस्थान का भी हमने बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपने चेक जरूर किया होगा और आपने हो सकता है रजिस्ट्रेशन करवाया हो। अब यहाँ पे डेट खत्म हो चुकी है तो अब आप नहीं करा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने पूरा जो है कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर करेक्शन शुरू होगा 11 तारीख को, और देन डिस्प्ले ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिस्ट दिखने लगेगा 12 तारीख को। देन यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी 13 तारीख को, ऐसे करके इन्होंने पूरा बताया है। तो एक बार देख लेना फटाफट से, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, देन यहाँ पर सेकेंड राउंड का बताया जा रहा है, सेकेंड काउंसलिंग वो 16 तारीख को जो है यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, एडमिशन अलॉटमेंट यहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फी पेमेंट के लिए 16 से 18, फिर वैकेंट सीट्स अगर होते हैं तो 19 तारीख को आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड राउंड लाया जाएगा। तो क्या होता है ना कि फर्स्ट राउंड में खाली रह गया तो सेकेंड राउंड आएगा, सेकेंड राउंड में खाली रह गया तो थर्ड राउंड में आएगा, थर्ड राउंड में खाली रह गया अगर सीट तो फोर्थ राउंड में भी आ सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर रन होते हैं यूजी में, ठीक है। तो यूजी में अगर प्रोग्राम्स देखोगे यहाँ पर तो ये डिग्री का नाम दिया गया है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, देन वहाँ पर सीट्स लिखे हुए हैं कि सीट्स कितने हैं। तो ये 65 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीवोक जो यहाँ पे है इसका प्रोग्राम का नाम है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। वीवोक आप करोगे 65 सीट्स यहाँ पे है, ठीक है। फिर वीवोक है तो ये जो है ठीक है, बायोमेडिकल है, ठीक है, बायोमेडिकल साइंस या इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया थोड़ा। 50 सीट्स इसमें भी है। फिर बीटेक, यहाँ पर बीटेक चलता है, ठीक है। ये देखो इतने सारे बीटेक के कोर्सेज हैं 4, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सब में देखो यहाँ पर कितने कितने सीट्स हैं, तो ये तीनों में 60 और यहाँ पर 30 सीट है। देन यहाँ पर बीएससी ऑनर्स चलता है साइकोलॉजी में। तो अगर आपको साइकोलॉजी में पढ़ना है, बीएससी ऑनर्स करना है तो आप यहाँ पर 40 सीट्स देख सकते हो। देन यहाँ पर बीए बीएड है, ठीक है। टीचर्स वो जो है टीचर्स एजुकेशन वाला, ये एनसीटी में भी शामिल है, ध्यान देना। 50 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी है,
केमिस्ट्री है, ठीक है, बीएससी एमएससी मतलब इंटीग्रेटेड होता ही है, 35 सीट इसमें है। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी वही है, फिजिक्स में भी होता है और ये मैथमेटिक्स में भी होता है आपको। तो इसमें सीट्स आपको बता देंगे 40, टोटल मिलाकर के यहाँ पर बताया जा रहा है 576 के आसपास सीट्स यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर बताया जा रहा है, टोटल इनटेक कैपेसिटी 575 या 76 है। तो ये हो गई यहाँ पर बात कि कौन कौन से यूजी में कोर्सेस यहाँ पर चलती हैं। अब देख लो यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या है ना कि सीट्स को बांट करके बताया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, तो वो भी देख सकते हो अपने कैटेगरी वाइज भी। और लास्ट में यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे जेएनयू में था, ठीक है, रिजर्वेशन विद इन कोटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, या फिर बोल सकते हो आप कोटा विद इन कोटा। मतलब जैसे कि मेरा जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस का कोटा है, तो ईडब्ल्यूएस के कोटा में ही एक और कोटा बना दिया जाएगा, अलग से वर्टिकल कोटा नहीं बना जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर मान लो 65 सीट है, तो 65 में से 5% दे दिया जाएगा किसको, इसी 65 में से दे दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि जेएनयू में था, हमने डिस्कस किया था उस बारे में, ठीक है। तो ये वोकेशनल स्टडी जो वीवोक है, ठीक है, तो वीवोक के ये जो 3 थे, इसमें देखो सीट्स यहाँ पर बता दी गई टोटल, जो पीछे भी हमने देखा था। और रिजर्व्ड है यहाँ पर एससी के लिए 15%, ठीक है, वही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल फॉलो किया जा रहा है। एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 18%, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 40% जो बचे होंगे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5%। पीडब्ल्यू के लिए जो है वो 3 सीट्स है। ध्यान देना, जो 3 सीट्स है वो अलग से नहीं आ रहे, जैसे अगर आप जोड़ोगे यहाँ पर वो अलग से नहीं, जैसे 10, 10, 5, 15, 15, 10, 25 और 8, 33, 33 और 20, 53 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 और यहाँ पे 6, 12, तो कितने हो गए 53 और 12, 65 हो गए, ठीक है। तो 65 हो रहा है टोटल। तो आप कहोगे सर ये 3 कहां से आ जा रहा है, तो 65 और 3 जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल सीट्स कितने, टोटल तो 65 ही सीट है। तो ये जो 3 सीट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर दे दिए गए हैं, क्योंकि सब जोड़ने पर तो ये तो 53 हो ही जा रहा है, सॉरी 65 हो ही जा रहा है। तो वो जो 3 सीट है इसका मतलब ये है कि 65 सीट इधर दिए जा रहे हैं, मतलब 3 सीट तो फिर एक्स्ट्रा हो गए। हाँ, मतलब इसके 5% अगर निकालोगे तो 3 के आसपास ऐसा कहा जा रहा है टोटल सीट्स के, जो भी है, ठीक है, इतना मतलब डिटेल में नहीं दिया गया, बट 5% जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसी 65 में से मुझे लगता है कि 3 वो सीट और निकाल करके उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये जो है यहाँ पर भी सीट्स दिए गए हैं, जो हमने पीछे दिया था। इसमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया है, 2-2, 3-3 सीट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्व्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये रहा, आगे हम लोग चलते हैं। देन यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और कोर्सेस है, और ये कोर्सेस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये फी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो फी आप देख लीजिए कितना यहाँ पर फी लगेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, अकाउंट हेड यहाँ पे जो है ये क्या क्या फी लगता है, देखो ये रिफंडेबल, पहले ये ध्यान देना। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 रुपये आपसे कराया जा रहा है, कैटेगरी 1 में भी, कैटेगरी 2 में भी, ठीक है। ये देखो BLLB जो था ना, BLLB इसमें अवेलेबल नहीं है, CUT के थ्रू अवेलेबल नहीं है, इनका स्पेशल कोर्सेज चलता है, जो कि हमने देखा है, ठीक है, वेबसाइट पर भी देखा, CUT समर्थ वाले पे भी, और इनका जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें भी जो है कहीं पर BLLB नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे BLLB का फी जरूर बताया गया। तो मुझे लगता है कोर्स चलता है, बट वो CUT के थ्रू शायद यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई कैटेगरी A में ये वाला कोर्स, तो वैसे शायद ये प्रोग्राम नहीं था शायद, ठीक है, ये PG का कोर्स है शायद, ठीक है। तो PG के लिए है, ये देख लो यहाँ पर, ये BSc MSc जो है और BA BEd उनके लिए टोटल फी यहाँ पर कितना आ जा रहा है। टोटल फी आपको क्या करना होगा, इस सबको जोड़ना होगा, तो जोड़ करके आप देख लेना कितना आएगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 रुपये आपको जब कोर्स कंप्लीट करोगे तो ये तो वापस मिल जाएगा, तो ये 2,000 हम हटा देते हैं। बाद बाकी अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर ये ट्यूशन फी यहाँ पर 4,000, एक 5,000, ठीक है, और आप देखोगे तो लगभग इधर 6,000 हो जाएगा, 6, 1, 7, 7.5 से 8,000 यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो 8,000 के आसपास पड़ेगा, अगर आप इसको जोड़ दोगे तो मतलब 10,000 रुपये यहाँ पर फी आपको लग जा रहा है। ओके, और ये LLB के लिए बताया जा रहा है, हालांकि LLB कहीं CUT में था नहीं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। और ये बीटेक और वीवोक VA ऑनर्स के लिए, तो बीटेक के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा है, देखो मतलब बहुत ज़्यादा क्या, और यूनिवर्सिटीज़ की अपेक्षा, या फिर और कहीं IIT में पढ़ते हो, उधर पढ़ते हो, तो वहाँ पर फी और ज़्यादा रहती है। यहाँ पर देखो 36,000 फी है, और देन 36,000 के अलावा जो है आप इसको जोड़ लेना, उतना नहीं है, आपको जो है आपको पड़ जाएगा 3, 5, 3, 8, ठीक है, 50 मतलब 45 के आसपास चला जाएगा, ठीक है, 45 के आसपास आपको चला जाएगा। देन उधर जो फी है BSc और वीवो के लिए तो वो उतना है नहीं, ठीक है, वही 7-8 हज़ार रुपये पड़ेगा। तो ये फ़ी के बारे में हमने चर्चा कर लिया, तो फ़ी भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब देख लो यहाँ पर हमने जो है वही चीज़ें लगा दी हैं
कि आपको ये जो है CUT में जो है आपको कौन कौन से पेपर लेना है, ठीक है। CUT में आपको कौन कौन से अगर आपने पेपर दिए हैं तो आप बीवोक में एडमिशन ले सकते हो। तो बीवोक में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाले बीवोक में रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, इसमें अगर लेना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर बीवोक इन बायोमेडिकल एंड साइंस में लेना है तो बायोलॉजी लेना होगा, और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट से काम चल जाएगा। तो ये आपने अगर CUT में ऑप्ट किए हैं तो आपको आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो जनरल टेस्ट में अगर मान लो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी में आपको जनरल टेस्ट कितना होगा, 250 का, तो अगर 150 या फिर 120 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो जरूर अप्लाई करना, आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बीटेक के लिए यहाँ पर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, ठीक है। तो मैथ और फिजिक्स लिया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो 400 नंबर पर आपका यहाँ पर बनेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है 50%, वो जो होता है ना कि आपको 12th में ये सब, अगर बीटेक जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़े रहने चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। ये सब है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। और देख लो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CUT में आपने क्या क्या दिया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तो वही है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें भी जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मतलब बीटेक के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। आपने अगर CUT में लिया है तो आप कर सकते हो। BSc ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए, तो अगर आपने साइकोलॉजी दिया है CUT में तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इंटीग्रेटेड BSc MSc करना है आपको केमिस्ट्री में तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री लेना होगा, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए CUT में, ठीक है। फिजिक्स में करना है तो फिजिक्स आपने लिया रहना चाहिए। और BA B.Ed देख लो यहाँ पर ITEP के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है कि ITEP के थ्रू अगर आप BA B.Ed में लेते हो, NCT वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी NCT के लिए जो भी बच्चे अभी रिजल्ट आ गया है तो जिनको भी करवाना है, ठीक है, जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है, NCT के लिए भी, तो आप वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना। हिंदी, इंग्लिश एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चाहिए, हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, तो दोनों में से एक ही चाहिए, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज, और देन आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड, इतने से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दोबारा से लगा दिया है, लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अपने मतलब यहाँ पर अपने वाले जो आप इनका जो नोटिफिकेशन था इनके वेबसाइट पे, यहाँ इन्होंने बता रखा है कि BA B.Ed अगर आप ITEP के थ्रू अगर आप आना चाह रहे हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पर सिर्फ आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों मिला करके, हिंदी या इंग्लिश एक, दोनों में से एक, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये अगर आप जाओगे NCT समर्थ पे, तो NCT समर्थ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो ITEP का प्रोग्राम, BA B.Ed अवेलेबल है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि 650 पे जो आपका बनता है वो वाला सिस्टम यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यही वाला सही है, वहाँ पर उन्होंने शायद पुराना दिया है, पता नहीं, बट यही वाला सही है, ठीक है। तो आपने ये पेपर तो सभी लोग दिए हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन NCT का कब ओपन होगा जल्दी बताया जाएगा आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पर फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने अभी बात कर ली यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब आ जाते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर कि फैसिलिटीज कौन कौन सा है। तो फैसिलिटीज वो सारे फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो अदर यूनिवर्सिटीज में हमने बात किया था। हमने कहा भी था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मोर और लेस देखोगे तो लगभग सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है इनका, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का अपना हेल्थ सेंटर है, आप जाओ दवा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस भी लगा हुआ है, तबीयत खराब हो जाता है फ़ोन करो कि भाई एम्बुलेंस वाले आइए, वो आपको पकड़ करके ले आएंगे। देखो एम्बुलेंस जाएगा आपको लेने आपके हॉस्टल, अगर हॉस्टल मिला रहेगा तो। ये देखो BHU में भी ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते थे, BHU में पढ़ते थे, किसी का तबीयत खराब हुआ फ़ोन कर देते भाई एम्बुलेंस वाला हॉस्टल में आता था और हॉस्टल में बैठा करके गाड़ी में ले करके जाता था, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस तबीयत खराब है भाई, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, सर्दी हो गया, जुकाम, एम्बुलेंस बुला लो, ठीक है। चलो ये हो गया लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो लाइब्रेरी में यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी इसका नाम है, और कुछ देखो इस तरीके से बुक्स है, यहाँ पर बैठने का है। हालांकि ये बहुत बड़ा होगा, ये अंदर का एक फोटो हमने लगाया है, ठीक है। तो ऐसे देखो इतने सारे बुक्स हैं, बहुत शानदार बुक्स हैं, जाकर के पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब देख लो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में यहाँ पर देखो तो सारे फैसिलिटीज लगभग देखने को मिल जाएंगे जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, एथलेटिक्स मेन वुमेन दोनों के लिए है, बैडमिंटन भी है, बॉक्सिंग भी है, चेस भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कुछ खेल जो है वो सिर्फ मेन के लिए, जैसे ये देखो
पता नहीं ये ऐसा क्यों किया गया, बॉक्सिंग सिर्फ मेन के लिए, वुमेन के लिए क्यों नहीं है भाई, ठीक है। तो ये बॉक्सिंग है, चेस भी मेन के लिए, क्या लड़कियां चेस नहीं खेलेंगी, हाँ। फुटबॉल जो है वो भी मेन के लिए, हैंडबॉल वो भी सिर्फ मेन के लिए, जूडो भी मेन के लिए। ये तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो भेदभाव हो रहा है, लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है। देखो कबड्डी जो है यहाँ पर वो मेन और वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। नेटबॉल जो है, देखो अब नेटबॉल सिर्फ वुमेन के लिए, अब यहाँ भी भेदभाव आ गया। ऐसा क्यों है भाई, मुझे समझ नहीं आता है। जब खेल है तो सबके लिए होना चाहिए व्यवस्था, ऐसा थोड़ी है कि लड़के अलग खेलेंगे लड़कियां अलग खेल खेलेंगी, हाँ। पता नहीं क्या चल रहा है। देखो टेबल टेनिस हालांकि दोनों के लिए है। ये टेक वॉन्डो ये जो है वो नहीं कुंफू जैसा कुछ होता है, वो जो है ये जेएनयू में भी अवेलेबल था, हमने देखा था। वॉलीबॉल जो है मेन वुमेन दोनों के लिए है। और ये वेट लिफ्टिंग सिर्फ मेन के लिए है। बताओ मीराबाई चानू है ना, अभी ओलंपिक में गई थी, हाँ आपने देखा होगा। हालांकि इस बार जो है वो नहीं ला पाई मेडल, कोई बात नहीं, अगर पिछली बार लाई थी, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पर वुमेन के लिए रेसलिंग है ही नहीं, ठीक है, क्या कैसे वेट लिफ्टिंग है ही नहीं। अब क्या बताएं हम, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कोई खेल जो है वो मेन के लिए अवेलेबल है, वुमेन के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई खेल वुमेन के लिए है मेन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी अगर ऐसा करेगी मतलब तो फिर समाज में क्या होगा, ठीक है। कम से कम यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए। चलो यहाँ पर जो है हॉस्टल का नाम दे दिया गया है कि अब देखो यहाँ पर इनके जो है वार्डन ये सब बता दिया गया है, कौन यहाँ पे जो है इनके हेड हैं, और ये ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ये उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, मैंने खोज के नहीं लाया है, ये उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो पहला यहाँ पर जानकी आमल, ठीक है, हॉस्टल वार्डन गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। और ये एपीजे हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, कल्पना चावला हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, असीमा चटर्जी हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। तो ये 4 जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। देन यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल नीचे जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे बॉयज़ हॉस्टल है। तो 4 गर्ल्स हॉस्टल और 2 2 4 2 6 2 8 जो है वो बॉयज़ हॉस्टल हैं। तो एसएन बोस हॉस्टल है, एस रामानुजम हॉस्टल है, होमी जहांगीर हॉस्टल है, एडिशनल वार्डन हॉस्टल है, एडिशनल वार्डन ये सब है, ठीक है। एसएन बोस हॉस्टल, असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो इतने सारे हॉस्टल इसमें है, 8 12 हॉस्टल। तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, और हॉस्टल में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हम बताते आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी एपिसोड में, मतलब खाने का, मेस का, वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। अब ये देख लो कुछ हॉस्टल, जैसे होमी जे भाभा छात्रावास है, इधर जो है कल्पना छात्रावास है, इधर यहाँ पर असीमा चटर्जी छात्रावास है। तो सब मतलब सारे के सारे हॉस्टल जो है वो एकदम लग रहा है कि एकदम आधुनिक छात्रावास, एकदम जो नया नया बना हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया नया बना हुआ है। और ये भी देखो सेम पैटर्न पे बना हुआ है, लगभग बिल्डिंग का डिज़ाइन सबका सेम ही है, कलर भी सबका सेम ही है, ठीक है। तो दूर से पता नहीं चलेगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा हॉस्टल है, क्योंकि सब एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हॉस्टल की फैसिलिटीज़, अच्छा मतलब इसमें फ़ी के बारे में बताया गया है। तो फ़ी देख लीजिए कि हॉस्टल में आपको जब रहोगे तो हॉस्टल में फ़ी कितना लगेगा। तो देखो एनुअल चार्जेस तो 4100 रुपये आपको ये अलग से देना होगा, ठीक है। मतलब साल भर का ये 4100 रुपये आपको देना होगा। सिक्योरिटी फी रिफंडेबल है तो इसको हम हटा देते हैं, एक बार आपको देना होगा वन टाइम, देन लास्ट में आपको ये वापस भी मिल जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। मंथली चार्जेस, तो ये मुझे लग रहा है ना कि ये जो मंथली चार्जर है, क्योंकि ये देखो एनुअल चार्ज तो इन्होंने ले ही लिया, ये मंथली चार्जेस तो इन्होंने बताया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मंथली चार्जेज है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ का देख रहा है तो जरूर बताइएगा। ये मंथली चार्जेज जो है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जुलाई से जून तक का, 24 से 25 तक, तो पूरे साल भर का ये मुझे लग रहा है कि मेस का चार्ज है, मतलब जो हम लोग फूडिंग का चार्ज कहते हैं, वो मेस का ये चार्ज हमको लग रहा है। क्योंकि आपने एनुअल चार्ज ऑलरेडी ले लिया 4100, तो एनुअल चार्ज क्या होता है, वो रूम रेंट होता है। और ये जो आप मंथली चार्ज ले रहे हो, मुझे लग रहा है कि मंथली चार्ज है जुलाई 2024 टू जुलाई 2025, ये 7320 मुझे लग रहा है ये खाने पीने का है। और टोटल फी यहाँ पर बता रही है 13420, तो हॉस्टल का फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ की अपेक्षा जो हमने देखा था, यहाँ फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा हमने को देखने को मिल रहा है। हालांकि 2000 इसमें से माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि वो 2000 आपको वापस मिल जाएगा। तो लगभग 11420 रुपये आपको यहाँ पर, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्टली 11420 रुपये, ये शायद मुझे लग रहा है पर एनम लगेगा, बट यहाँ पर फिर से इन्होंने क्लियर नहीं किया है मंथली चार्जेज। और इधर लिख दिया जुलाई 2024 से जून 2025, तो हम पूरा साल भर समझे या मंथली चार्जेज मतलब पर मंथ समझे। अगर ये पर मंथ है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लग रहा है पूरे साल का है, ठीक है। जो भी है, आप लोग अगर कोई वहाँ का बच्चा देख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पढ़ा हुआ है, तो जरूर आप बताइएगा, ठीक है, हेल्प हो जाएगी सभी की, ठीक है। एनुअल चार्जेज फिर वही बताया गया, तो यहाँ पर 11220 रुपये है। ये है आपके यहाँ पर पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द हॉस्टल, जब आप हॉस्टल में एडमिशन लोगे तो उसी समय लगेगा। तो ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी के लिए है। ये जो है यहाँ पर ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए है, तो 2000 फी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा एसटी एससी में, ठीक है। तो
हालांकि 2000 नहीं, ये 2000 तो आप घटा सकते हो ना, ये 2000 आप माइनस कर सकते हो इसमें से, तो आपको जो है 9000 रुपये ही यहाँ पर लगभग लग रहा है। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर, तो वाईफाई भी है, गेस्ट हाउस फैसिलिटी भी है, बैंक विथ एटीएम फैसिलिटी, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी, ये सारे के सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात रही हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऊपर। और अगर हमारे कोर्सेज के साथ आप जुड़ना चाहते हो, 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। यूजी के लिए, पीजी के लिए, एनसीटी के लिए सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पीजी के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप मिल करके तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बात रही हमारी आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगले वीडियो में हम लोग राजस्थान को कवर करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।